हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एस, क्योंकि ये अप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2022 से। ये टीडीएस है बेसिकली अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, लाइक क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अभी सवाल बहुत सारे आ जाते हैं क्योंकि 1 जुलाई 2022 से अप्लीकेबल हो रहा है, तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं लाइक टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, कब डिडक्ट होगा टीडीएस, लिमिट क्या है, कौन से अमाउंट पे डिडक्ट होगा, कौन सा फॉर्म हमें भरना पड़ेगा, कौन सा चालान हमको पे करना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स जो हैं, सारे सवाल जो हैं, उसके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले जब ये सेक्शन आया था तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरे जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दिए हुए थे। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो वीडियो जो मैंने बनाया हुआ था। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो यहाँ आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ सेक्शन के बारे में। इस पे टीडीएस रहेगा 1%। इस पे दो लिमिट है, 10,000 की और 50,000 की। 50,000 की लिमिट के लिए स्पेसिफाइड पर्सन होने चाहिए, और स्पेसिफाइड पर्सन वो पर्सन है जो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है और उनका कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, या फिर बिजनेस इनकम है बट टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या फिर प्रोफेशनल है और टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। आइए अभी चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। हम आ गए क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है। क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं कि आपको पता होगा तो एक सेक्शन आया हुआ था सेक्शन 194Q, जो बात करता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो ये सवाल ये आता है कि जब ये सेक्शन अगर अप्लीकेबल होगा, क्या ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा ट्रांसफर ऑफ वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे। तो यहाँ पे आंसर ये है कि सेक्शन अगर एक बार सेक्शन अप्लाई हो जाता है सेक्शन 194S, तो सेक्शन 194Q जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वापस हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो कंसिडरेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो क्या ग्रॉस बेसिस पे होगा या फिर नेट बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे आंसर्स दिया गया है कि जो डिडक्ट होगा टीडीएस वो बेसिकली नेट बेसिस पे होगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी चार्जेस या फिर और कोई चार्जेस डिडक्ट हुआ है, कमीशन डिडक्ट हुआ है तो उसको हम नेट करेंगे। नेट करने के बाद ही उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो लिमिट है 50,000 की और 10,000 की, उसको कंप्यूट कैसे करेंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देके बेसिकली बताया हुआ है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये है, पहला आंसर बोल रहा है कि जो काउंटिंग होगा 10,000 और 50,000 का वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है 194S का, अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अप्लीकेबल हो गए हैं, लिमिट क्रॉस हो गई है, बट अगर आप क्रॉस होने के बाद 1 जुलाई 2022 या फिर उसके बाद जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जो क्रेडिट होगा या फिर आप पे करेंगे, उस पे ही टीडीएस अप्लीकेबल होगा। उसके पहले वाले ट्रांजेक्शन पे टीडीएस अप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सेक्शन 194S जो है वो अप्लाई होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट यहाँ पे सीधा सीधा आंसर बताया जा रहा है कि क्रेडिटेड ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2022, दैट मीन्स 1 जुलाई 2022 से जो पे हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली आपका 1 जुलाई को सेक्शन अप्लीकेबल हो रहा है, तो 1 जुलाई से पहले अगर लिमिट क्रॉस हो गई एंड उसके बाद भी ट्रांजेक्शन आपने किया 1 जुलाई से पहले, तो भी उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब डेट क्रॉस हो गई हो, दैट मीन्स 1 जुलाई के बाद आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एंड आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई हो। आई होप ये आंसर्स आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स when the transfer of VDA is taking place on or through an exchange and payment is made by the purchaser to the exchange directly or through broker, and then from the exchange it goes to the seller directly or through the broker। that means सिंपल सा लॉजिक है कि टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा। तो यहाँ पे आंसर्स बहुत ही एग्जैक्टली दिया गया है। आंसर ये बोलता है कि इन पीयर टू पीयर अगर डायरेक्टली बायर और सेलर है, मतलब बायर है और एक सेलर है, उसके बीच में कोई भी नहीं है, ब्रोकर भी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जो बायर है इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194S। दैट मीन सिर्फ बायर और सिर्फ सेलर है, बीच में कोई भी नहीं है, तो बायर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194S ऑफ द एक्ट। आई होप आपको यह समझ गया होगा।
नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रांजैक्शन है वो किसी एक्सचेंज के थ्रू होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि टैक्स डिडक्शन का जो रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 194S वो मल्टीपल स्टेजेस में आ जाए। इसलिए इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन की जो डिफिकल्टी है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो कंडीशंस आपको देखने पड़ेंगे। तो कंडीशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला केस क्या है? In a case where the transfer of VDA take place on or through an exchange and the VDA being transferred is owned by other person other than exchange, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टैक्स में बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194S ऑफ द एक्ट ओनली बाय द एक्सचेंज। दैट मीन्स जो पहला केस है इस केस में जो टीडीएस डिडक्शन करना पड़ेगा वो डिडक्ट कौन करेगा? एक्सचेंज करेगा। विच इज क्रेडिटिंग मेकिंग पेमेंट टू द सेलर, मतलब कि बायर से खरीद के पेमेंट बेसिकली सेलर को कर रहा है, मतलब एक्सचेंज सेलर को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट करेगा। वापस यहाँ पे बोल रहा है इट इज द ब्रोकर हु इज द सेलर, it is the broker who is the seller, hence the amount of consideration being credited or paid to the broker by exchange is also subject to tax deduction under section 194S of the act। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम जाते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है इन केस वेयर द क्रेडिट पेमेंट बिटवीन एक्सचेंज एंड द सेलर इज थ्रू ब्रोकर, दैट मीन्स कि एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज जो पेमेंट कर रहा है सेलर को, अभी वो क्या करेगा? वो खुद पेमेंट ना करके किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहा है। तो यहाँ पे दो पार्टीज आ रही हैं, पहला एक्सचेंज जो पेमेंट कर रहा है, दूसरा ब्रोकर जो पेमेंट करवा रहा है ब्रोकिंग चार्जेस लेके। तो यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सेक्शन 194S में बेसिकली उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। हाउएवर इफ देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सचेंज एंड द ब्रोकर दैट ब्रोकर शैल बी डिडक्टिंग टैक्स ऑन सच क्रेडिट पेमेंट, देन द ब्रोकर में अलोन डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194S। दैट मीन्स अगर एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच कोई एग्रीमेंट रिटर्न होता है कि नहीं ब्रोकर ही टीडीएस डिडक्ट करेगा तो ब्रोकर ही टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ब्रोकर या फिर एक्सचेंज के थ्रू ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है कि नहीं एक्सचेंज जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? फॉर्म नंबर 26QF। फॉर्म नंबर 26QF में क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है उसमें आपको फर्निश करना पड़ेगा। फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन ऑफ द क्वार्टर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स रूल 1962। आई होप ये वाला पॉइंट आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इन केस वीडीए जो है वो ट्रांसफर तो हो गया है थ्रू एक्सचेंज, बट वीडियो एक्सचेंज के पास ही है, दैट मीन्स एक्सचेंज ही सेलर है। तो इस केस में क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे इसको डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि बायर की ही होगी या फिर उसके ब्रोकर की होगी। बट अगर बायर या फिर ब्रोकर चाहे तो एक रिटर्न एग्रीमेंट कर सकते हैं एक्सचेंज से रिटर्न एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई आप ही टैक्स का पेमेंट कर दो, हम टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, और वो टैक्स का पेमेंट करके उस ट्रांजेक्शन पे और क्वार्टरली जो है रिटर्न फाइल कर देंगे और वो फॉर्म नंबर होगा 26QF। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पे चाहें तो एक्सचेंज और ब्रोकर का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं शेयर भी कर दूंगा आपको ताकि आप एक बार डाउनलोड करके रीड कर सकें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो बात करता था ट्रांजेक्शन जिसमें कंसिडरेशन जो है काइंड नहीं है, मतलब वीडियो लो कैश दो, ऐसा था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ विल बी द इट ऑपरेट्स इन अ सिचुएशन वेयर इट इज इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वीडियो, मतलब एक वीडियो लो दूसरा वीडियो दो। तो वीडियो मतलब अगर आप नहीं समझ रहे वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आंसर्स देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इन द अबव सिचुएशन बायर जो है, बायर विल रिलीज द कंसिडरेशन इन काइंड आफ्टर सेलर प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। अभी अगर आप देखेंगे ना तो एक वीडियो दे रहा है, एक वीडियो ले रहा है, मतलब पहले वीडियो के लिए एक परचेजर है दूसरा सेलर है, दूसरे वीडियो के लिए एक परचेजर है दूसरा सेलर है। यहाँ पे एग्जाम्पल मस्त दिया हुआ है कि अगर ए और बी दो वीडियो कर रहे हैं तो ए बायर भी है सेलर भी है और बी बायर भी है सेलर भी है, क्योंकि वीडियो ले रहा है और दे भी रहा है। तो इन केस में दोनों को टीडीएस डिडक्ट करना है, ए भी डिडक्ट करेगा बी भी डिडक्ट करेगा और दोनों रिटर्न फाइल करेंगे फॉर्म नंबर 26Q में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 26QE में बेसिकली आपको फॉर्म जो है वो फाइल करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। दोनों को चालान पे करना पड़ेगा और एक दूसरे को देना पड़ेगा कि हाँ चालान पे किया हुआ है। यहाँ पे और भी सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे फुल्ली डिस्कस नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये जो सर्कुलर है ना, मैं ये आपको डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप इसको रीड कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, डेफिनेटली किसी भी पॉइंट पे डाउट है, आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।